हालिया दिनों में पाक अफगान कशीदगी का ये आलम है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर मुआहदे के तहत एक आर्जी अमन का दौर चल रहा है, जो किसी भी वक्त दोबारा जंग में बदल सकता है। कतर में हुए सीज फायर मुआहदे से पहले और बाद में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार नाकामी से दो चार हो चुके हैं। आखिरी नाकाम मुज़ाकरात 7 नवंबर को इस्तांबुल में हुए, जिसके बाद तारीखी तौर पर रवायती हमसायों और दोस्त ममालिक में तनाव और डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार है। हम इन्वेस्टिगेट्स ने पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक तहकीक की है कि वो कौन सी वजूहात हैं जो दोनों ममालिक को जंग के देहाने पर ले आईं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत जुबानी तौर पर अमन की जमानत देती है, लेकिन जिन मुसल्लह दहशतगर्द गिरोहों की वजह से दोनों ममालिक हालत जंग में हैं, उनको कंट्रोल करने या अपनी सरजमीन पर उनको पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों से रोकने के बारे में तहरीरी मुआहदे से इनकारी है। उनका एक और भी जो है वो स्टांस था, वो ये था कि आज अगर हमने पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा कर दिया तो इस तरह बेशतर ममालिक हैं जिनके लोग हमारे पास हैं। कल को उन ममालिक के अंदर भी कुछ होगा तो फिर वो भी हमें कहेंगे और फिर उनके साथ भी बैठकर हम इसी तरह के मुआहदे जो है वो करते रहेंगे। तो लिहाजा ये तहरीरी तौर पर लाना जो है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम आपके साथ ये क्या कर सकते हैं कि एक वर्बल एग्रीमेंट जो है वो कर दें कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये बात वो पहले भी कर चुके हैं। अलकायदा के सरबरा एमएल ज़वाहिरी को काबुल के बीच में ड्रोन से मारा, तो उस वक्त मालूम होगा कि भाई अफगान तालिबान सबको पनाह दे रहा है, चाहे वो अलकायदा हो या टीटीपी हो। दूसरी बात ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आप रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर बारह कहती है कि टीटीपी और अदर जो सेंट्रल एशियन ग्रुप्स हैं, IMU, अलकायदा सब मौजूद है अफगानिस्तान में। तो बिल्कुल अफगान तालिबान ना सिर्फ उस दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ आस पास के मुल्कों में तो इतना मसला नहीं है, उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान या ईरान में बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए, जहाँ वो काफ़ी हद तक टीटीपी को माली तौर पे या असलहे के तौर पर सपोर्ट भी कर रही है। लोकली ये रीजनल मसला बनेगा। आप एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, दाइश खुरासा या ISKP जो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी तालिबान के आने से पहले तक, अमेरिकन ने और अफगान गवर्नमेंट ने और तालिबान ने और पाकिस्तान ने सब ने मिल के कमज़ोर किया। जैसे ये तालिबान आए वो ना सिर्फ दोबारा उभरी बल्कि काफ़ी मजबूत हुई और उनके जो अटैक्स थे वो ईरान और रूस तक पहुंच गए। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बाजोड़ में और मस्तों में मुख्तलिफ इलाकों में हमले करती रहती है। मेरे लिए कोई ये ताज्जुब की बात नहीं थी। मुझे पहले दिन से ही मालूम है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो सुनते हर किसी की हैं लेकिन करते अपनी ही हैं। और उस पे अगर आप उनसे ये तवक्को करें कि वो जो अपने नज़रियाती भाई हैं, जो उनके मिलिटेंसी में और जो उन्होंने जद्दोजहद की पहले रूसियों के ख़िलाफ़ और फिर अमरीकियों के ख़िलाफ़, उसमें उनके साथी थे, उनके ख़िलाफ़ बंदूक उठा लेंगे या उनको उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे या उनको अपने मुल्क से निकालने का कुछ करेंगे, मेरे ख़्याल में ये तवक्कुआत जो थीं वो ज़्यादा खाम ख्याली की बुनियाद पे थीं। मेरे ख़्याल में उसकी एक अच्छी मिसाल ये है कि अगर आप चीन को देखें तो चीन ने 2015 के बाद EITM जो है इनकी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसके ख़िलाफ़ बड़ी ठीक ठाक कार्रवाई की अपने मुल्क के अंदर, और उसकी वजह से जो EITM जो है वो अफ़गानिस्तान में रह गई, वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई और उसका वजूद बेमानी होकर रह गया। तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान को भी एक कोशिश की उन्होंने अपनी तरफ से कि चूँकि इक़्तिदार में इस वक्त अफ़गान तालिबान हैं, उनसे अगर तो हो जाए तो अच्छा है, नहीं होता तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान को इस स्ट्रेटजी की तरफ जाना पड़ेगा कि अपने मुल्क के अंदर इतना इफ़ेक्टिव निज़ाम हो कि जिस तरह हमने 2014 के बाद TTP की कमर तोड़ी थी, उस तरह का एक सिचुएशन आए और फिर उसको हम सस्टेन कर सकें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात की नाकामी जो है ये मेरे ख़्याल से कोई अच्छी ख़बर नहीं है, और ख़ित्ते के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए और किसी हद तक अफ़गानिस्तान के लिए भी ये बिल्कुल अच्छी ख़बर नहीं है। और इसके अलावा जो कि इस ख़ित्ते की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें मेरे ख़्याल से ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो मेरे ख़्याल से पहले उन वजूहात को तय करना चाहिए जिनकी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। और इससे पहले अगर आप देख लें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे,
लेकिन इसके बाद उसमें एक ब्रेक थ्रू आया, हमारे जो बिज़नेस रिलेशन से बॉर्डर्स में बेहतरी थी, वफूद का तबादला था तो होता, और उसमें ये एक थिंकिंग आ गई थी कि जो सिक्योरिटी के जो मसाइल है वो भी रहेंगे और इस तरह बायलैटरल जो रिलेशंस है, ट्रेड है और चीज़ें हैं उसको भी साथ साथ देखते रहेंगे। अब जो करंट सिनेरियो है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और वो मेरे ख़्याल से बहुत वाज़ेह है कि अगर तालिबान इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत आई है तो अशरफ गनी साहब के हुकूमत के मुकाबले में, जिसको जमहूरियत कहते हैं, वहाँ पर पहले साल 60% हमलों में इजाफा हुआ पाकिस्तान पे, और दूसरी साल जो है 80% तक ही है, और ये परसेंटेज मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के एकेडमिया, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ मेकर, खारिजा, दाखिला, सिक्योरिटी के उमूर, इन सब में ये थी कि अफ़गान तालिबान के हुकूमत में आने की वजह से ये जो बॉर्डर का टेंशन है ये ख़त्म हो जाएगा। और मुझे याद है कि उस वक्त एक थिंक टैंक में इस्लामाबाद में बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि अगर इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आ जाती है तो पाकिस्तान को बाढ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता थे, लेकिन बदकिस्मती से वो हालात उसी तरह नहीं हुए, और अब सिचुएशन ये आ गई है कि एक वॉर की पोजीशंस में हम जा रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, और मेरे ख़्याल से मुज़ाकरात की नाकामी मेरे ख़्याल से एक अच्छी खबर नहीं है। एक रवायती दोस्त और हमसाया मुल्क जिसके साथ सदियों से बरादराना ताल्लुकात मौजूद हैं और गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से हालत जंग में होते हुए इसकी भरपूर मदद की गई, बल्कि 40 लाख से ज़ायद अफगानियों को पनाह फराहम की गई। अफगानिस्तान में बर्पा शोरिश के दौरान पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इसी शोरिश में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हजारों जवान शहीद हुए, हजारों पाकिस्तानियों का खून बहा और पाकिस्तान के शहरों को खुदकुश हमलों का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने लातादाद कुर्बानियां अपने अफगान भाइयों के लिए दी, लेकिन आज फिर वही पाकिस्तान और पाकिस्तानी निशाने पर हैं और अफगान हुकूमत पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्दों को न सिर्फ पनाह दिए हुए है, बल्कि पाकिस्तान दुश्मन ममालिक की मदद से उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ये समझता था कि 2021 के बाद जब अफगान तालिबान आ गए हैं तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है कि तकरीबन ऑलमोस्ट एक क्लियर स्लेट है, अब इसको कैसे जो है वो रिबिल्ड किया जाए ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, लेकिन वो उस तरह हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ, ये एक लंबी डिबेट है। ये कहना कि उसमें 100% जो है अफ़गानिस्तान का जो है वो कसूर था, मेरे ख्याल में यहाँ से भी उसमें मिस हैंडलिंग जो है वो हुई है। अब वो रिलेशनशिप ऐसा बना नहीं, लेकिन अब ये बहुत क्लियर है कि इंडिया ने अपने आप को जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इंट्रेंच करना जो है वो शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ग्लोबल नक्शे को जो है वो निकाल के देख लें, उसके अंदर एक बहुत क्लियर कट पैटर्न जो है वो नज़र आता है। दुनिया के अंदर जो है वो 4 बड़े ममालिक हैं, और ये मैं सिर्फ लोकल इंसर्जेंसी या टेररिज्म के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ग्लोबल स्केल के ऊपर आप देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उसमें इज़राइल है जो फ़लस्तीन में लगा हुआ है, फिर रशिया है जो यूक्रेन में लगा हुआ है, और फिर 2 न्यूक्लियर ममालिक और पाकिस्तान और इंडिया जो कश्मीर में जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। अब अगर आप इसके पैटर्न को जो है वो खोलना जो है वो शुरू कर दें, उसके अंदर रशिया जो है वो इंडिया का एलाय जो है वो बन रहा है, और वो एंटिटी है जिसने तालिबान को रिकग्नाइज़ किया है। इज़राइल के साथ जो है वो इंडिया का एक डिफेंस पैक्ट भी है। तो ये, और अफ़गानिस्तान जो है वो अब इंडिया के साथ उस कॉर्नर में जो है वो जाना शुरू उसने कर दिया है। तो ये बहुत क्लियर कट जो है आपको एक ब्लॉक बनता हुआ जो है वो नज़र आता है। ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन है नहीं कि वो जो जियो स्ट्रेटेजिक गेम्स के अंदर जो है वो यूएस कैंप का हिस्सा जो है वो बनेगा, और इसके असरात आएंगे। मेरे ख्याल में जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान के अंदर इस टाइम पे बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगले चंद सालों तक एक प्रोट्रैक्टेड जो है वो प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी। ये मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात की वजह से कोई हल जो इसका निकल पाएगा। जी, ये नया तनाज़ा नहीं है, ये तालिबान के आने से पहले भी ये मसले थे, चाहे वो हामिद करज़ई गवर्नमेंट हो या अशरफ गनी गवर्नमेंट हो। लेकिन तालिबान के अगस्त 2021 में कब्ज़ा करने के बाद ये ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हो गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दूसरे ग्रुप है हाफिज़ गुल बहादुर का, उनकी जानिब से पाकिस्तान में हमले बढ़ गए इन 4 सालों के अंदर। तो ये एक बुनियादी वजह है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की ख़राब होने में। हम देखते हैं कभी कभी पाकिस्तान टॉक्स भी करती है,
पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक्सट्रीम में भी चली जाती है, एयर स्ट्राइक करती है, अफ़गान माजरीन को भी वापस भेजा ताकि तालिबान गवर्नमेंट में प्रेशर आए। चमन का बॉर्डर भी मतलब वीज़ा इन्फोर्स कर दिया, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड भी टाइटन कर दिया, ताकि शायद इसकी वजह से अफ़गान तालिबान TTP को पाकिस्तान में हमला करने से रोके। लेकिन वो कोई चीज़ कामयाब नहीं हो रही। और अब हम देखा कि कतर में और इस्तांबुल में बातचीत भी हुई जो इसमें कोई खतर हुआ कामयाबी नहीं हुई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगर आप 10 वजूहात बनाएं जो कि मेजर बड़े वजूहात हैं, तो उसमें जो सबसे अव्वल और सबसे आखिर है वो TTP का इशू है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उस सब में जो है TTP एक ऐसा फैक्टर है जिस पे मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की रियासत किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर माजी में भी उन्होंने थोड़े बहुत ही कंप्रोमाइज़ की या पिछले मुज़ाकरात की, तो वो भी इस वजह से बड़ी ख़बर थी कि इस मसले को किसी तरीके से मैनेज किया जाए, जो सारे प्रपोजल्स थे। लेकिन वो इसका हल नहीं था कि TTP को, यानी कुछ लोग कह रहे हैं जैसे डी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलिटेंट्स ग्रुप कर रहे हैं, वो उस तरह के प्रपोजल्स पे काम था। और इस वक्त जो है बिल्कुल हार्ड कोर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के तहत वो यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान पे हमला नहीं होगा। अब इसमें अफ़गानिस्तान साइड से भी हम ये सवाल हमेशा करते रहे कि भाई अगर एक तरफ 60 लाख मुहाजिरीन थे एक टाइम पे, अब तो तादाद बहुत घट गई है, लेकिन अगर 60 लाख मुहाजिरीन थे तो उसके 6000 TTP के लिए आप उसकी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अफ़गानिस्तान में ये सवाल भी अब भी मौजूद है, वहाँ के एकेडेमिया में भी और वहाँ के लोगों में भी, सिविल सोसाइटी में भी। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भाई इसकी वजह से आप इसको करने क्या जा रहे हैं? मतलब आपके पास ये आपकी दिफा की ज़रूरत है, ये आपके लिए कोई आपकी इकनॉमिक ज़रूरत है, या कोई और चीज़ है? तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप बता दें जो आपके एसेट्स के तौर पर है। ये हमेशा जो है ऐसे ग्रुप्स जो है, इंसर्जेंट्स ग्रुप्स जो है, वो किसी भी रियासत के मफाद में नहीं होते। और इस वक्त तो दुनिया के एक आलमी ज़मीर ने ये बात तय की है कि ऐसे ग्रुप को किसी भी रियासत के लिए रखना हमेशा दर्द सर बन जाता है। अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान उस वक्त से मसाइल का शिकार है जब 70 की दिहाई के अवाखिर में अफगानिस्तान में गैर मुल्की मदाखलत का सिलसिला शुरू हुआ और अफगान हुक्मरान ज़ाहिर शाह का इक़्तिदार डोलने लगा और इसकी गर्म पानियों की तलाश की ख्वाहिश ने हमसाया पाकिस्तान के साथ सलामती के खदशात को बढ़ा दिया। अफगानिस्तान पर रूस के हमले से पहले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा होना शुरू हो चुके थे और अफगानिस्तान की वजारत खारजा पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी थी और पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक के साथ अपने राब्ते बढ़ा रही थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फरवरी 1974 में पाकिस्तान की मेजबानी में मुनक्किद होने वाली OIC सरबराह कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अफगानिस्तान के सरबराह हुकूमत ने शिरकत न की। जिस अफगान मंदूब अब्दुर्रहमान पुजवाक ने महज खानापुरी के लिए शिरकत की और कॉन्फ्रेंस में उसने गैर मुतवक्के तौर पर पख्तूनिस्तान का मसला उठाने की कोशिश की। अप्रैल 1978 में अफगान सदर दाऊद खान और उनके अहले खाना को सोवियत हमायत याफ्ता सूर इनकलाब के दौरान कत्ल कर दिया गया। इसके बाद सदर नूर मोहम्मद तरकी ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी पहली तकरीर में पख्तूनिस्तान के साथ साथ बलोचिस्तान की आज़ादी की खुलकर हिमायत की, मगर नूर मोहम्मद तरकी की सोवियत नवाज कम्युनिस्ट हुकूमत चंद माह की मेहमान साबित हुई और हफीजुल्लाह अमीन ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और नूर मोहम्मद तरकी को गिरफ्तार करके खुफिया तौर पर कत्ल कर दिया गया। दिसंबर 1979 में सोवियत खुफिया एजेंसी के GB ने अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को कत्ल कर दिया और 1 लाख से जायद रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हो गईं। 1980 की दिहाई में सोवियत अफगान जंग के दौरान फ्रंटलाइन रियासत बना, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत फौजियों की आमद को पाकिस्तान ने बराह रास्त अपने लिए खतरा शुमार किया। सर्द जंग के माहौल में पाकिस्तान, जो कि मगरबी या कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा था, इसका सोवियत यूनियन से ऐसा खतरा महसूस करना फितरी था। मजीद ये कि साल साल से अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन की पाकिस्तान को कमजोर करने की काविशें इसका वाज़ेह सबूत थीं। सोवियत अफगान जंग 1979 से 1989 न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान, वस्ती एशिया, अमरीका और मशरिक वस्ता की तारीख में भी फैसला कुन मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान ने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अफगान मुजाहिदीन की पुष्टपनाही का फैसला किया और इसकी अज़खुद इब्तिदा भी कर दी और फिर ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अमरीकी CIA, ISI और सऊदी GID ने मिलकर मुजाहिदीन को तरबियत, असलहा और फंड्स फराहम किए। पेशावर, क्वेटा और शुमाली इलाकों में मुजाहिदीन के कैंप कायम किए गए। इस जमाने के बड़े अफगान कमांडरों में अहमद शाह मसूद, गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल रसूल सियाफ और यूनुस खालिद शामिल थे।
लेकिन सिर्फ यही नहीं, 1979 से 1989 की इस खूनी जंग में पाकिस्तान फिजाइया ने अफगान और सोवियत एयरफोर्स के मुश्तरका खतरे को भी निपटा। पाक फिजाइया ने इस दिहाई में जहां हजारों कम्बैट एयर पेट्रोल की, वहीं सोवियत फिजाइया के 10 से 12 जबकि अफगान एयरफोर्स के 6 तैयारे भी गिराए। जंग के दौरान तकरीबन 35 लाख अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफगान मुहाजिर मेजबान मुल्क बन गया। 2023 में हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की गई कि पाकिस्तान में आबाद अफगान मुहाजिरीन की दस्तावेजात की पड़ताल की जाए और वफाकी वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजा जाए। वफाकी हुकूमत ने 31 अक्टूबर को डेडलाइन करार दिया और इसमें तौसीक के इम्कान को रद्द कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की हाई कमिश्नर ने कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान में मुकीम 14 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी मुतासर होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि इस वक्त मुल्क में 17 लाख के करीब अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। पाकिस्तान की तरफ से अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि जिस तरह अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है, इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक और तनाज़ा जन्म ले रहा है। 2023 से जो पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि अफगान जो लीगल और इलीगल हैं सबको फेज़ वाइज निकालना है, तो कुछ ऑन द ग्राउंड मेरा ख़्याल में जस्टिफाइड नहीं भी है और कुछ जस्टिफाइड भी है। जस्टिफाइड इन द सेंस कि जैसे कहा गया कि जी पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट होना चाहिए और कोई बग़ैर दस्तावेज़ात के पाकिस्तान में ना आए और ना बैठे यहाँ पे, तो उस हद तक बात दुरुस्त है। काफ़ी अरसे हमने 40 साल 45 साल अफ़गानियों की मेहमान नवाज़ी की, उनको वो किया। अब अगर उनको वापस भेजने का वक्त हुकूमत समझती है तो जायज़ है, लेकिन हालात वहाँ देखने चाहिए कि क्या अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे हालात हैं कि ये लोग वापस जाके वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात हैं। जो मेरा हंच है वो यही है कि वो वक्ती तौर पर तो शायद चले जाएं, वहाँ देखें अगर कोई सेट हो गया, सेट हो गए, नहीं हुआ तो वी माइट सी कि वो दोबारा स्मगल होके आते हैं या दूसरे रास्तों से आते हैं। और हमने कई बार देखा है कि कई अफ़गान जाते हैं वहाँ से, फिर कुछ दिनों के बाद लौट के बआसानी आ जाते हैं, जो भी तरीके हैं वो अपना के। तो ये प्रोसेस को फिर हुकूमत पाकिस्तान को ज़रा सा स्ट्रिंजेंट करना होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उस पर बड़ा फोकस करना होगा। लेकिन अफ़गानियों के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर के हालात भी देखने होंगे। अब जैसे सिंगर्स हैं बड़े इस्लामाबाद में आके अफ़गान यहाँ पर बैठे हुए हैं, सहाफ़ी हैं बहुत बड़ी तादाद में जो अब वापस नहीं जा सकते। अभी कल परसों ही RSF की एक रिपोर्ट आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनसे इकबालिया बयानात अब लिए जा रहे हैं और माफ़ियाँ उनसे ली जा रही हैं और जो नेशनल मीडिया पर वहाँ नशर की जाती हैं, और 5-6 सहाफ़ियों के साथ ऐसा हो चुका है। तो वहाँ और मीडिया है भी नहीं, अभी वहाँ जो पहले एक पनप रहा था वो मीडिया अब रहा भी नहीं। तो इसमें अगर हम यहाँ से पाकिस्तान जो है वो अगर इन सहाफ़ियों को वापस भेजता है या इन फ़नकारों को वापस भेजता है तो हम उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं, मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये लोग उठकर यहाँ आए हैं। अमेरिका सबसे पहले इसमें होना चाहिए, बहुत से लोगों को लेके भी गए हैं, लेकिन जो अभी बाकी हैं उनको भी ले जाना उनकी और यूरोप की मेरे ख़्याल में भी ज़िम्मेदारी बनती है। क्या हमने पिछले 40 साल से कोई मुस्तहकम पॉलिसी बनाई है जिस तरह ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ने उनके लिए बनाई है? अगर हम इसको देख लें, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और ईरान का सरहद नहीं है उनके पास? बिल्कुल है। उनका शुरू दिन से एक मुस्तहकम पॉलिसी है। हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ हुकूमतों में कभी हम पिछले 20 साल से कह रहे हैं जी अफ़गान महाजिरीन को जाना चाहिए, इनको निकाल, फिर मामलात सुस्त पड़ जाते हैं। देखिए, हर एक चीज़ का हल होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जब भी सियासी मामलात ख़राब हो जाते हैं तो ये ज़िद की तरफ चले जाते हैं, और ये बच्चों वाला गेम नहीं है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसका वापस हमें फिर उसको फ़ायदे में बदलना नामुमकिन हो जाता है। अफ़गान महाजिरीन जा रहे हैं पाकिस्तान से, क्या इसका और तरीका नहीं हो सकता था? पिछले भी गए हैं, 5 साल पहले से ये शुरू है। अरे भाई, एक डेडलाइन दे दे, एक मेकनिज़म दे दे
और एक बाइज़्ज़त तरीके से पहले अफ़गानिस्तान को एतमाद में ले लें। उनके लोग हैं, उनका अफराद ज़र भी है, उनकी अफरादी क़ुव्वत भी है। अफ़गान माजरीन की जो वापसी थी वो तो APS के हमले के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान बना था उसके अंदर भी शामिल था। वो ये एफर्ट्स हम काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह कम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं थी। 2016 में जब लाहौर में मनावा हमला हुआ तो उसके बाद भी हमने एक बड़ी वेव, काफ़ी लोग निकाले गए थे पाकिस्तान से। अब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो सितंबर 2013 में चतराल में जब हमला हुआ क्रॉस बॉर्डर, तो उसके बाद ये वेव शुरू हुई जो कभी तेज़ होती है कभी रुकती है। बिल्कुल दुनिया भर में अफ़गान माजरीन या जो भी माजरीन हो उनके लिए एक रूल होता है कि आपको पता हो कितने हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। लेकिन इस बार चूँकि जो जिस तरह हम निकाले हैं, हम ये समझ रहे हैं कि इसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा अफ़गान तालिबान पे, जो आजकल तालिबान के हुक्मरान हैं, उन पर प्रेशर आएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चूँकि एक तो वो इलेक्टोरल के आए नहीं है, ना ये उनके वोटर है, कि उन पर असर पड़ेगा, कोई सपोर्ट बेस ख़राब होगी। हाँ, लोग काफ़ी जा रहे हैं, सर्द मौसम है वहाँ पर, लोग अपनी मदद आप जिसको जो मिल रहा है कर रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये चीज़ हमें करनी थी पहले, हमें मालूम हो कि कितने हैं कितने नहीं हैं, क्या हिसाब किताब है, जो भी आए वीज़े पे आए, और पूरी दुनिया भर में होता है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई कंप्रहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए इसके लिए। TTP एज अ फैक्शन तो पाकिस्तानी तालिबान का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि एक मशहूर ग्रुप है जो जिसके नाम को जो है वो परवान चढ़ा है, तो हर चीज़ जो होती है वो TTP से ही मंसूब जो है वो हो जाती है। इंडिया मुसलसल इस कोशिश में है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात इतने ख़राब हो जाएं कि यहाँ पे खाना जंगी हो जाए। पाकिस्तान की तरफ से बार बार अफगान हुकाम को बताया गया कि TTP के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद को अबूर करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, लेकिन अफगान हुकाम ने पाकिस्तान की तरफ से दिए गए पैगामात को संजीदगी से ना लिया। हम इन्वेस्टिगेट्स की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक TTP के दहशतगर्दों ने महज 3 हफ्तों के दौरान 15 मुकामात पर पाकिस्तान में दरअंदाजी की और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। इस दौरान दर्जनों पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। बन्नू, लकी मरवत और खैबर इजला में TTP के दहशतगर्द ग्रुपों ने बाकायदा हमले किए और अवाम के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया। फितनाल हिंद के तहत भारत की पुष्टपनाही के हामिल शरपसंदों ने बार बार पाकिस्तान में दरअंदाजी की। ये एक बदकिस्मती है इस पूरे खित्ते की कि यहाँ पर प्रॉक्सी वार्स काफ़ी चल रही हैं, और आई स्टिल थिंक कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, काफ़ी मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान को एज अ लॉन्च पैड अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आ सके और इकनॉमिक ग्रोथ ना हो सके। एक एटमी ताकत है, एक अच्छी तरह से मईशत बनकर उभर ना सके, तो पाकिस्तान को इस तरह से बिज़ी रखना और सबड्यूड रखने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इंडिया ही कर रहा होगा, बाकी और भी काफ़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है जिनको अफ़गानिस्तान काफ़ी अप्रोप्रिएट पड़ता है। जहाँ तक सरहद की बात है तो सरहद पर बाड़ लगाई गई, कोई 90-95% लगाई गई। उसके बावजूद अगर वहाँ से लोग आ रहे हैं तो फिर ये एक सवालिया निशान बनता है कि वो इफ़ेक्टिवनेस उसकी क्यों इतनी नहीं है। दूसरा ये कि आने जाने के रास्ते भी बहुत हैं, क्रॉसिंग्स भी बहुत हैं, और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है, इवन डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहा है, क्या ये जेन्युइन अफ़गान है या तालिब है या क्या है। तो वो मसले हैं कि वो माथों पर नहीं लिखा होता कि कौन आ रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है। तो अगर उस तरीके से हो रहा है तो उसके लिए फिर ज़्यादा मेरा ख़्याल है इंटेलिजेंस और ज़्यादा काउंटर वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जिनको अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अगर आ रहे हैं तो वो भी उनके लिए मुश्किल हो। TTP एज अ फैक्शन तो पाकिस्तानी तालिबान का सिर्फ एक हिस्सा है,
क्योंकि एक मशहूर ग्रुप है जिसके नाम को जो है वो परवान चढ़ा है, तो हर चीज़ जो होती है वो टीटीपी से ही मंसूब जो है वो हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी तालिबान अगर हम देखें भी आज के दिन की अगर बात करें 2025 के अंदर, तो ये तकरीबन कोई मिलजुला कर कोई 86 ग्रुप्स जो है वो बनते हैं, और इनकी तादाद जो होगी वो 1400 से लेकर 2500 के दरमियान जो है वो चली जाती है, जो उनके एक्चुअल लोग हैं। बाकी तो जिस एरिया के अंदर जाते हैं तो उनके साथ लोग जो है वो मिल जाते हैं और वो एक इंसर्जेंट फिनोमेना जो है वो बन जाता है। हकीकत इस बात की जो है वो ये है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, और उसमें एक प्रोमिनेंट नाम आपको याद भी होगा 2014-15 के अवाइल के अंदर लतीफ़ महसूद का जो है वो एक नाम आता था, जिसको बाद में जो है अशरफ गनी ने पाकिस्तानियों को दे दिया और वो आज भी जो है वो जेल के अंदर है। बल्कि जब ये पीस टॉक्स जो है वो शुरू हुए थे पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान में, उसमें जो एक पहला डिमांड जो आई थी वो यही थी कि लतीफ़ महसूद को भी जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो वो कैरेक्टर था जिसके वो लिंकेजेस थे रॉ के साथ। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की लीडरशिप है जो कि काबल को टेक ओवर करने से पहले जब वो KP बलूचिस्तान और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आते जाते थे और हमारी उनसे मुलाकातें होती थी, तो उस रिसर्च के दौरान जब भी मैंने पूछा है तो वो पाकिस्तान को भी ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी साहब की, वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है और आपके जो बॉर्डर अटैक्स और प्रॉब्लम्स और टेररिज्म है इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, और अगर अफ़गान तालिबान आएंगे तो इन्वॉल्वमेंट रुकेगी और इसको कंट्रोल करेंगे। और ये भी पाकिस्तान के लिए वो समझते थे कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक फ़ॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा लेंस जो है वो इंडिया का तनाज़ुर है, जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो बहुत दुरुस्त भी है। और ख़ासकर जो गुज़िश्ता 10 सालों में इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और जहाँ पर हिंदुत्व पॉलिसी जिस शिद्दत के साथ घर कर गई है और वो असरअंदाज कर रही है पूरी साउथ एशिया पे, और साउथ एशिया के जो एक सियासी मंजरनामे को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रही है। तो उस तनाज़ुर में अगर आप देख लें तो मेरे ख़्याल से इन लोगों का ये भरपूर मुतालबा रहा है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट हम रोकेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब अब हमने फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब का दौरा देखा पाकिस्तान के हवाले से, उनके कमेंट्स और चीज़ें, तो मेरे ख़्याल से जो पाकिस्तानियों में एक सॉफ्ट इमेज थी, यहाँ के मजहबी हलकों में एक सॉफ्ट इमेज थी इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के लिए, वो भी बहुत हद तक मुतासिर हो गई। भारत अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों, खास तौर पर टीटीपी और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ही ताउन नहीं कर रहा, बल्कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात भी इसके निशाने पर हैं और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, जिससे पाकिस्तान के सलामती और मईशत से मुतालिक मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। भारत ने पाक अफगान कशीदगी के दौरान मुअत्तल हो जाने वाली पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में भारत की तिजारती मौजूदगी कोई भी नहीं है, सियासी मौजूदगी है, और वो अब से नहीं है, वो पिछले 50-60 साल से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो अब भारत स्पेशली ये चीज़ अफ़गानिस्तान के साथ उसका और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ उसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान को टेंशन देना। इस बात को अफ़गानिस्तान भी समझता है, उसके अपने मफादात होते हैं, और हिंदुस्तान की कारोबारी मौजूदगी तो अफ़गानिस्तान में मुझे नज़र नहीं आ रही। सियासी मौजूदगी है, उनके जो मीडिया हैं, सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, वो काफ़ी वक्त पिछले 21 साल से इंडिया के कंट्रोल में रहा, और इंडिया मुसलसल इस कोशिश में है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात इतने ख़राब हो जाएं कि यहाँ पे खाना जंगी हो जाए। अभी ये इंडिया का कंसर्न है, और इंडिया से अगर इसको फ़ायदा है क्यों है, क्योंकि ये जो मौजूदा रिजीम है, ये ख़ित्ता जो है, इसमें CPEC चाइना की जो तेज़ी से मतलब इकनॉमिक ग्रोथ है और वो फैलना चाहता है, रीजनल कनेक्टिविटी करना चाहता है, इन ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात और बेहतर तिजारत उसका गरज़ है। इस मामले से इंडिया जो है बिल्कुल एक कार्नर पे है, एक साइड पे है। इंडिया का मकसद ये भी है कि किसी तरीके से ना रीजनल कनेक्टिविटी हो जाए, ना इस ख़ित्ते में पाकिस्तान की फाइनेंशियली अफ़गानिस्तान और साथ में सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान के इसके इक़्तिसाद बेहतर हो जाए, क्योंकि वो बुग़्ज़ माफिया का शिकार है। वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, और ये जो मतलब यहाँ पे जो दौड़ लगेगी, आज़ादाना तिजारत होगी, तो उसमें उसका कोई शेयर ही नहीं है।
और उसके बरक्स पाकिस्तान पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अफ़गानिस्तान पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इसके अवाम खुशहाल होंगे, रीजनल कनेक्टिविटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अगर पाक अफगान बॉर्डर का जायजा लिया जाए तो इसमें शक नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ात की एक तवील तारीख मौजूद है और एतराफ़ में इस हवाले से कशीदगी भी पाई जाती है। लेकिन अगर कशीदगी के दौरान बॉर्डर बंद कर दिया जाए तो भी ये इस मसले का मुकम्मल हल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के आर पार बसे लोगों के बाहमी रवाबित की एक बड़ी वजह मुकामी तिजारत भी है। जो बॉर्डर के इश्यूज हैं, ऑब्वियसली अफ़गान तालिबान के दौर में जो हमारे इकॉनमी है जो अफ़गानिस्तान के ऊपर रिलायंट है, वो इससे कभी पिछले 20 सालों में इतनी नहीं गिरी जितनी इस वक्त गिरी है। तो बॉर्डर अगर बंद भी है तो स्ट्रेट का जो अमल है उसके पेरिफरीज के ऊपर जो है वो असर ज़्यादा पड़ेगा बनिस्बत ये कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो अफेक्ट करेगा। हाँ, अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बनेगा। हमारे यहाँ तो जो बॉर्डर कम्यूनिटीज़ हैं या वो लोग जिनकी अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिर्फ मुतासिर होंगे, लेकिन उनके यहाँ आम आदमी जो है वो ज़्यादा जो है वो मुतासिर होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि जब हम इकोनॉमीज़ के हवाले से बात करते हैं, जो आपका चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है और जो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप तक जो रिसाई है वो सब की सब इसी से जो है वो ताल्लुक़ रखती है। तो वो पूरा डेवलपमेंट एजेंडा ये जो है वो फ्लॉप होता हुआ जो है वो नज़र आता है। इसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत पे सरहदी कशीदगी जो हैं, अगर ये किसी और ख़ित्ते में होती तो ये लोग या मजबूर हैं या बहुत बड़े दिल के मालिक हैं कि इस रीजन में फिर भी ये जिहाद और कारोबार कर रहे। इट मीन्स कि ये जिहाद कर रहे। सरहदी कशीदगी की वजह से कारोबार का तसलसल टूट जाता है और वो तसलसल दोबारा कनेक्ट करना उसमें महीने लग जाते हैं। और पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि हर साल में 5-6 दफ़ा ये मसला होता है कि छोटी या बड़ी बातों पे बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं, जो कि बाकी दुनिया में मेरे ख्याल में नहीं। तो वही बात दोबारा रिपीट में आ जाती हैं कि पॉलिसियाँ जो हैं, हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। ऑलरेडी पुख्तूनख्वा के इक़्तिसाद और अवाम का, कारोबारी लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है। 50% से ज़्यादा पुख्तूनख्वा की तिजारत का इन्हिसार जो है वो है अफ़गानिस्तान के ट्रेड पे, और वो भी हमसे ले लिया जाता है। तो फिर नहीं समझता कि वफाक इसके बारे में क्या और सोचेंगी, या पुख्तूनख्वा को और अंधेरों में धकेलना है। तनागाह रखने का तो बड़ा सबूत ये था कि चाइना कौंसलेट पे जब हमला हुआ 2018 में, तो उसके 1 महीने बाद जो BLA के उस वक्त के चीफ थे असलम अच्छू, वो कंधार में एक बड़े पोश इलाका है एनोमिना, वहाँ पर एक खुदकश हमले में मारे गए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हुकाम हैं वो आपस में कोई हॉटलाइन या कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए परमानेंटली, ताकि ये सीज़ फायर जो है ये इसको वायलेट ना हो सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने ताजरों और सनतकारों से खिताब करते हुए ये कहा है कि वो पाकिस्तान की बजाय दीगर ममालिक से तिजारत के रास्ते तलाश करें, और अगर कोई ताजर इस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिर अफगान हुकूमत इसकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। तालिबान के नायब वज़ीर आज़म का बयान एक ऐसे वक्त में आया है कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हैं और मुज़ाकरात के कई अदवार नाकाम साबित हो चुके हैं। د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي، چې کله دې خبرتیا وروسته هم تجاران مالونه د پاکستان له لارې واردوي او یا یې صادروي. د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې یې اسلامي امارت هیڅ ډول مشکل ته رسېدنه نه کوي او نه یې غږ اوري.
पाक अफगान तिजारत जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में इक्तदार हासिल किया है उतार चढ़ाव का शिकार है और एतराफ के ताजर इस सूरत हाल से परेशान हैं। पाकिस्तान में वो ताजर जो अफगानिस्तान के साथ तिजारत में मसरूफ हैं, उन्हें भी इस सूरत हाल में परेशानी का सामना है। ताल्लुकात अगर बेहतर बनाने हैं तो उसके कुछ कवायद और ज़वाबित होंगे, उस पे आना होगा दोनों साइड पे, ना सिर्फ पाकिस्तान। एक ताली से तो बिल्कुल एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। अफ़गानिस्तान भी ऐसे इक़दामात करेगा सॉफ्ट और पाकिस्तान भी सॉफ्ट साइड पे जाए, तब जाके ये कारोबार भी बेहतर हो सकती है और उनके ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। उसमें चाहे इंडिया के अपने जो रोल हैं वो भी बाहर हो सकता है। लेकिन मौजूदा ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, जिस तरह अफ़गान महाजिरीन के साथ हो रहा है, जिस तरह मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, किस नुक्ते पे नाकाम हो रहे हैं। TTP का वजूद है अफ़गानिस्तान में, इससे अफ़गान हुकूमत तो ख़ुद भी इनकार नहीं कर रही। मसला जो हमारा है तो वो ये है कि हम उनसे ये मांग रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर लें। वहाँ पे मसला बन रहा है, वहाँ पे वो फिर वो ऑन नहीं करते। गुज़िश्ता माह अक्टूबर में ही दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया और 11 और 12 अक्टूबर की शब दोनों ममालिक की अफवाज ने सरहदी इलाकों में शदीद गोलाबारी और फायरिंग का तबादला किया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इस लड़ाई में 23 फौजी शहीद जबकि दूसरी तरफ के 200 के करीब तालिबान मारे गए। उसके बाद चमन और तोरखम के बॉर्डर बंद कर दिए गए और एतराफ में कशीदगी इंतहा को पहुंच गई। इस दौरान पाक एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर हमले करके TTP के ठिकानों को भी निशाना बनाया। 15 अक्टूबर को दोनों ममालिक ने 48 घंटे के लिए जंग बंदी का ऐलान किया। 1 नवंबर को पाकिस्तान ने तोरखम सरहदी रास्ता जुज़वी तौर पर खोला, लेकिन तिजारत और नकलो हमल अभी तक मामूल पर नहीं आ सके। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के कई अदवार किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गए और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि तालिबान किसी तहरीरी मुआहदे पर आमादा नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तालिबान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है और उनको कंट्रोल करने या अफगानिस्तान से निकाल देने पर आमादगी जाहिर नहीं कर रही। क्या तालिबान TTP के साथ ताल्लुकात ख़त्म करके उन्हें अफगान सरजमीन से निकाल सकते हैं? ये इस तनाज़े का सबसे बड़ा सवाल है। ये मेरे ख्याल में हमारी बड़ी फेलियर था पाकिस्तानी स्टेट की अफगान पॉलिसी का, कि हमने जो जिहादी लैंडस्केप है या जो जिहादी ग्रुपों की आपस का ताल्लुक है उसको समझे बगैर बड़े एक्सपेक्टेशन रख दिए हमने। हम ये समझे कि यार हमने 20 साल या 10 साल या जो भी था हमने वो किया, वो करेंगे। मेरे ख्याल में ये जैसे आपने मिसाल दी कि काफ़ी लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी, किसी ने कहा कि अल्लाह अकबर, अमेरिका को हरा दिया, और एक साहब तो हम बॉर्डर पहुंच गए कि यहाँ से नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। मेरे ख्याल में ये जो फाल हो रहा था, तो जो कंसर्न लोग थे उन्होंने कहा कि इसका बड़ा स्पिल ओवर आएगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने कोशिश भी की। उससे पहले ही उन्होंने बाढ़ लगा दी, सही है, और ये खबरें भी आई कि हम बॉर्डर टाइटन करेंगे, कि काफ़ी लोग ना आए। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी एक्सपेक्टेशन उस तरह साबित नहीं हुई। अफगानिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी मुतालबा है, जैसे चाइनीज़ का मुतालबा है इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट TTIM के हवाले से, इसी तरह अमेरिकन चाइनीज़ का मुतालबा है BLF का एक मुश्तरका। ISIS जो मॉस्को में अटैक हो गए थे, रशिया का मुतालबा है ISKP के हवाले से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का मुतालबा है ISKP के हवाले से, और पाकिस्तान का मुतालबा है स्पेसिफ़िक इन तमाम ग्रुप्स बशमूल TTP, या अमेरिकन का मुतालबा है स्पेसिफ़िक अलकायदा के हवाले से। तो मेरे ख़्याल से ये सवालात जो है सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात में TTP के साथ BLA के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी, पनाहगाहों और पाकिस्तान में दरअंदाजी के हवाले से भी सबूत, दस्तावेजात और नक्शे दिखाए कि किस तरह BLA पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अफगान हुकाम ने इन मुज़ाकरात के दौरान TTP के साथ साथ BLA के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से भी हठधर्मी का मुजाहरा किया और किसी तहरीरी मुआहदे से इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि क्यों वो लिख कर देंगे इस तरह की कोई कमिटमेंट। हालांकि एक कमिटमेंट उन्होंने दोहा में भी दी थी
कि उनकी सरज़मीन किसी अमेरिका या उसके जो इत्तेहादी हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो पाकिस्तान भी उन इत्तेहादियों में मेरा ख़्याल में शामिल है। उस लिखी हुई चीज़ का भी वो पालन नहीं कर रहे। तो अब एक नई चीज़ लिख कर और वो करके मेरा ख़्याल में उसकी रिपरकशन उनकी अपने रैंक एंड फाइल के लिए बड़ी ख़तरनाक थी कि अगर वो कुछ इस तरह का लिख के देते हैं कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या उसको दबाएंगे, तो उनके अपने रैंक एंड फाइल जो है वो उनसे बदज़न होने की उनको बहुत ज़्यादा ख़दशा है, और वो ब्रेक अवे होने या उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत कशीदगी उसमें पैदा हो सकती थी। तो उससे बचने की खातिर पहले भी उन्होंने ज़ुबानी यकीन दहानियाँ करवाई हैं जिनका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, और इस दफ़ा भी वो उनकी कोशिश यही थी। पनागाह रखने का तो बड़ा सबूत ये था कि चाइना कौंसलेट पे जब हमला हुआ 2018 में, तो उसके एक महीने बाद जो BLA के उस वक़्त के चीफ़ थे असलम अच्छू, वो कंधार में एक बड़े पोश इलाका है एनोमिना, वहाँ पर एक खुदकश हमले में मारे गए, जिससे ये प्रूव होता है कि इनकी हाइडआउट्स हुआ है। और दूसरी बात ये कि किसी भी मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी के लिए आपके नेबरिंग कंट्री के अंदर हाइडआउट्स होना लाजमी है। अफ़गान तालिबान अगर पाकिस्तान में ना होते तो चल नहीं सकते थे। TTP या BLA अफ़गानिस्तान में अगर उनके अड्डे नहीं हो गए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा चलना। तो बिल्कुल एक कोऑपरेशन भी है, और बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा इलाका लगता है बलूचिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ, तो जहाँ एक बड़ी एक तारीख़ी उधर एक रोल रहा है अफ़गानिस्तान का बलूचिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में। गुज़िश्ता कई माह से जारी पाक अफगान कशीदगी का कहीं कोई हल नजर आता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाश करना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदगी से आगे बढ़ते हुए जंग के मैदान तक पहुंच चुके हैं, इससे कई ऐसी बैरूनी ताकतें भी फायदा उठाना चाहती हैं ताकि पाकिस्तान की सलामती और मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। सिक्योरिटी माहिरीन और पाक अफगान ताल्लुकात की तारीख पर नजर रखने वाले इस सवाल का जवाब तो देते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनको वक्ती तौर पर उम्मीद का इम्कान नजर नहीं आता। दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त सिचुएशन है, ठीक है, पाकिस्तान के पास नेगोशिएशंस में टेबल पे बहुत कुछ है, यहाँ के अहल मज़हब है, पूरी मजहबी सफारतकारी एक प्रोग्राम हमने भी किया और हम समझते हैं कि उसका एक असर है। पाकिस्तान से तकरीबन 4 वफूद जा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का वफद, खुद मुल्ला हिबतुल्लाह साहब जो सुप्रीम लीडर है उनसे मिला था इस मौज़ूआत पे। वो इलेक्शन से पहले फिर वो सिनेरियो यहाँ पर तब्दील हुआ। इसके अलावा एक वफद में कूड़ा खटक से लेके गया था, उसमें भी हम तालिबान के बड़े रहनुमाओं से मिले थे और उन्हें हमें यही यकीन दहानी कराई थी कि जी अफ़गान सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसको मौजूदा बेहतर बनाने के लिए वही एक बात है कि जब ये दोनों मुल्क इस्लामाबाद और काबल के इख्तियार में है कि वो टेबल टॉक कर ले। अवाम ना काबल के ना पाकिस्तान के अवाम को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ तशवीश है, परेशानी है कि बॉर्डर कब खुलेगी और कब ये दोबारा बहाल हो। मौजूदा टाइम पे इस कशीदगी से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी और मज़ीद भी हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जो सियासी ये इश्तिहाल है, बयानबाजी है, देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत चाहे जिस लेवल पे जो भी जब भी कोई किया है, अवाम एक दूसरे के साथ अटैच थे। अभी इस चीज़ से मैं देख रहा हूँ कि ये इश्तिहाल जो बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे बढ़ रहा है, ये दोनों साइड के अवाम को एक दूसरे के सामने खड़े कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, वहां पर देर पा अमन कायम होने के इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी दोनों ममालिक के लिए मिल बैठने और मुश्तरका काविश करने की कई वजूहात भी अपना वजूद रखती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हुकाम हैं वो आपस में कोई हॉटलाइन या कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए परमानेंटली, ताकि ये सीज़ फायर जो है ये इसको वायलेट ना हो सके। दूसरा ये है कि फिर मिल बैठ के इनको, अगर इस्तांबुल में या कतर में नहीं बात हो सकी, वो बातचीत के दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने देखी है कि इस जो बाद में एलामिया पाकिस्तान की तरफ से भी आया और उनकी तरफ से भी आया, इसमें ये नहीं लिखा गया कि ये सिलसिला जो है ख़त्म हो गया है। अगर इसको आप पॉजिटिवली देखना चाहें तो लगता यही है कि जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि वापस जाते जाते एयरपोर्ट से बुला लिया था और दोबारा बातचीत शुरू की थी। तो एक उम्मीद है कि शायद जो सालिस हैं वो अभी भी इस पे काम कर रहे हैं और शायद कोई रेजोल्यूशन अगर बनती है तो आगे चल के दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। और तीसरी फिर ये है कि अगर
दोनों मुल्क समझते हैं कि जी जैसे पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कोई हमला खुदा न खास्ता होता है तो हम रिएक्ट करेंगे और अपना दिफा का हक़ रखते हैं, तो वो एक अगर सिचुएशन तीसरी डेवलप होती है तो फिर वो अगेन कोई अच्छी सूरत हाल सरहद पर नहीं होगी।